नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चहल एकेडमी में। मैं डॉक्टर पंकज सारस्वत लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो ना ही आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जस्ट पड़ोस के देश में और हमारे ही देश के एक राज्य में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। हाँ, आज हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं दलाई लामा की। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोगों ने कई बार न्यूज में, कई बार मीडिया में, कई बार सोशल मीडिया पर, कई बार अखबारों के अंदर इसके बारे में हमने जिक्र देखा है, पढ़ा है, सुना है, जाना है। लेकिन क्या आपको ये वाली बात पता है कि दलाई लामा कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि तिब्बत के अंदर बुद्धिज्म धर्म गुरु के सबसे बड़ा जो पद है उसको हम लोग दलाई लामा बोलते हैं। और ये जो दलाई लामा का पद है, इसका जो चयन होता है, इनका तरीका भी अपना एक अलग ही है। इनका तरीके के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि दलाई लामा जो प्रेजेंट पोजीशन पे हैं, जब इनकी डेथ हो जाए तो इनकी डेथ होने के बाद माना जाता है कि इनकी एक आत्मा जो है वो कुछ एक बच्चों के अंदर, उनको जो ये बेसिकली पढ़ा रहे हैं, बचपन से अपने साथ रखे हैं, जिनको ये शिक्षा दीक्षा और बुद्धिस्ट पूरे बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली जिसको उन्होंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनमें से किसी एक बच्चे के अंदर इनकी आत्मा जब जाती है तो उस बच्चे को ही आगे चल के दलाई लामा बनाया जाता है। इस प्रकार की एक घटना है जो बेसिकली तिब्बतियन धर्म गुरुओं के अंदर एक पुरानी परंपरा है जो चलती जा रही है। यह परंपरा आज से नहीं है दोस्तों, 18वीं सेंचुरी से यह परंपरा जो है वो देश के अंदर, तिब्बत के अंदर चली जा रही है। लेकिन समस्या क्या हुई थी कि जब तिब्बत के ऊपर चीन ने अपना दावा ठोक दिया था और उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जाने के लिए वहां पे अटैक कर दिया था, अपनी आर्मी भेज दी थी। मैं बात कर रहा हूं 1959 की। तो वहां के सबसे बड़े धर्मगुरु जो थे दलाई लामा साहब, वो वहां से भागने के बाद हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने शरण ले ली। हिंदुस्तान में जब उन्होंने शरण ली तो हिंदुस्तान में बेसिकली एक हमारा राज्य है बहुत खूबसूरत, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है धर्मशाला। धर्मशाला के अंदर भारतीय सरकार ने दलाई लामा को और सभी तमाम वो जो बुद्धिस्ट वहां से भाग कर आए थे उनको यहाँ पे असाइलम दिया, शरण दी, और वो सारे का सारा ग्रुप यहीं पर रह रहे हैं। और धर्मशाला से ही ये लोग तिब्बत की संसद चला रहे हैं, तिब्बत की गवर्नमेंट चला रहे हैं। यानी कि तिब्बत की जो सरकार है भारत के धर्मशाला से ही चल रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो चीन और भारत के बीच में बहुत ही ज्यादा रिश्तों के अंदर एक कड़वाहट पैदा कर रहा है। बावजूद इसके भारत ने कभी भी दलाई लामा को भारत से जाने की या यहां से निकाल के चीन को सौंपने की बात नहीं सौंपी, क्योंकि भारत कहता है कि चीन या तिब्बत या कोई भी व्यक्ति जब अपने धर्म का प्रचार देश के अंदर कर रहा है, और वो भी ऐसा धर्म जो निकला ही हमारे देश से है, तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट उस व्यक्ति को दिए जाते हैं कि अपने धर्म का प्रचार वो कर सके। ऐसा ही कुछ मुद्दा आजकल चल रहा है। 90वां जन्मदिन दलाई लामा ने हाल ही में 6 जुलाई को मनाया है, और जो इनका 90वां जन्मदिन इन्होंने सेलिब्रेट किया, उस जन्मदिन में उन्होंने ये जिक्र किया है कि बहुत जल्द और मेरे मरने के बाद कंफर्म है कि अगले दलाई लामा का चयन हो जाएगा। अब यहां पे चीन की सरकार और दलाई लामा के बीच, दोनों के बीच में एक कंट्रोडिक्ट पैदा हो रहा है, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। वो कन्फ्लिक्ट क्या है? वो चीन की सरकार कह रही है तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना नाउ, तो वहां पे अगला दलाई लामा कौन होगा ये हम तय करेंगे, दलाई लामा नहीं। उनके तय करने का तरीका क्या है, अभी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और दलाई लामा का कहना यह है कि ये जो दलाई लामा का जो पद है, ये जो पोस्ट है, एक धार्मिक पद है। इसके अंदर अगर चीन अपने तरीके से दलाई लामा का सिलेक्शन करना चाहता तो मैं बता दूं कि चीन का ये जो दलाई लामा का सिलेक्शन है, ये एक पूर्ण रूप से राजनीतिक सिलेक्शन है। इसके ऊपर किसी प्रकार का धार्मिक कोई भी कैसा भी प्रतिबंध नहीं हो रहा है। इसी चक्कर में चीन के द्वारा सिलेक्ट किए गए दलाई लामा को हम लोग किसी भी प्रकार से मान्यता नहीं देने वाले। दोनों ही चीजों के बीच में, इवन तीनों ही देशों के बीच में, तिब्बत, चाइना और भारत के बीच में इस समय सबसे बड़ा गर्म जो मुद्दा है वो दलाई लामा के इस पद को लेकर है। तो जिस तरीके से दलाई लामा का भी एक 90वां जन्मदिन धर्मशाला के अंदर मनाया गया, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे देश के जो किरण रिजिजू हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर करी है कि दलाई लामा या तिब्बत रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये इनकी अपनी अथॉरिटी है। ये अपने हिसाब से, अपने पद का, अपने हिसाब से, अपने सक्सेसर का, इनके बाद कौन होना चाहिए, कैसे चयन होगा, ये सिलेक्शन का जो तरीका होगा, ये जो टाइप माना जाएगा, वो प्रॉपर रूप से दलाई लामा का और इन्हीं लोगों का माना जाएगा। इसके ऊपर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। यानी कि हमारे देश की सरकार आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर रही है कि चीन का दलाई लामा के पद को लेकर नियुक्ति में कोई भी हस्तक्षेप होना कोई लॉजिकली करेक्ट नहीं है। और इसी बात को तिब्बत के दलाई लामा या तिब्बत के जितने भी बुद्धिस्ट जो मोंक हैं, वो इसी बात के ऊपर वो लोग भी सेम बात भारत सरकार की दोहरा भी रहे हैं। साथ ही दलाई लामा खुद ये वाली बात बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट डज नॉट स्पीक ऑन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन, इंडिया ऑन दलाई लामा सक्सेशन रो। दलाई लामा भी ये बात बोल रहे हैं कि भारत की जो सरकार है वो हमारे मुद्दे के ऊपर बोल रही है, ठीक है, बट चाइना की सरकार को हमारे रिलीजियस मुद्दे पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। और यहाँ पे भारत की सरकार भी ये वाली बात बोल रही है कि भैया उनका रिलीजियस मुद्दा है और वो अपने रिलीजियस मुद्दों को प्रमोट करने के लिए या फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके अंदर हमारा कोई भी कैसा भी हस्तक्षेप नहीं होने वाला। इस पर भारत ने भी अपना आधिकारिक पुष्टि दी है। इस प्रकार से उसके ऊपर दोनों ही देशों ने अपने अपने पॉइंट रखे हैं। दलाई लामा कंफर्म भी कर रहे हैं कि ही विल हैव अ सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि ये जो डेथ के बाद माना जाता है कि कुछ एक शिष्य हैं, उन शिष्यों में से किसी एक शिष्य के बीच में इनकी आत्मा प्रवेश करेगी, उसकी पहचान मोंक के द्वारा की जाएगी और उसी समय पर उसको दलाई लामा जैसे पद को दिया जाएगा और उसके ऊपर फिर वो पूरा पूरा जो बुद्धिस्ट या जो तिब्बतियन जो बुद्धिस्ट समाज है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने सभी डिसीजन को लेने के लिए तैयार है। जो अभी 14th दलाई लामा है, इनका जन्म 1935 में हुआ था और 1939 और 1940 के आसपास, यानी कि तकरीबन 4 साढ़े 4 5 साल के हुआ करते थे, तब तिब्बत के 14वें दलाई लामा के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। यानी कि जो 13वें दलाई लामा थे, ऐसा माना गया कि उनकी आत्मा निकलने के बाद इनके शरीर में प्रवेश कर गई है। तो तब से दलाई लामा कौन है, ये जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा जिनको आप जानते हो, तब से यही वहां के दलाई लामा के पद को संभाल रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे सेगमेंट को ये लोग एक नाम देते हैं, कहते हैं कि ये एक रिकॉर्डिनेशन है, यानी कि एक मानना है इन लोगों का कि ये अवलोकितेश्वरा एक बुद्धिस्ट एक फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट एक थॉट है जिसको ये लोग बोलते हैं अब लोकतेश्वरा। उसके हिसाब से इस प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को ये लोग अपनाते हैं और उसी के हिसाब से अगले दलाई लामा का सिलेक्शन करते हैं। तो इनका मानना है, तिब्बतियन बुद्धिस्ट का मानना है कि किसी भी प्रकार से दलाई लामा जैसे पद के ऊपर चीन का कैसा भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और चीन जो हस्तक्षेप करना चाह रहा है वो पूर्ण रूप से क्या है, वो पूर्ण रूप से एक राजनीतिक हस्तक्षेप है। उसके अंदर किसी भी प्रकार से तिब्बतियन लोगों का भला या इस धर्म का भला हो ही नहीं सकता। यहां पे दोस्तों एक लिस्ट दे रखी है दलाई लामा के पदों की। अभी जो दलाई लामा चल रहा है उनका नाम है तेंजिन। तेंजिन नाम का जो दलाई लामा है, 14th दलाई लामा है और इनकी जो अभी उम्र है 90 साल है। हालांकि इन्होंने एक बात और बोली है अपने बर्थडे के ऊपर, उन्होंने बोला है कि मैं अभी टेंशन नहीं ले रहा, मैं तकरीबन 30 से 40 साल अभी और जिंदा रहने वाला हूं। भगवान करे इनकी उम्र लंबी हो, भगवान बहुत की कृपा इनके ऊपर बनी रहे, इनकी उम्र लंबी हो। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब जब भी इनकी उम्र, जब भी जितनी भी लिखी होगी वो तो ईश्वर ने लिख रखी होगी, परंतु इनके कहने के हिसाब से चाहे वो 30 से 40 साल जिए, 3 से 4 साल जिए, उनका एक कहना यह भी है कि मेरी मृत्यु के बाद उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से मैं दलाई लामा बना हूं, उसी प्रोसेस से अगले दलाई लामा का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंदर चीन का कैसा भी हस्तक्षेप नहीं रखा जाएगा। यहां पर दलाई लामा ने साफ साफ उनको मना किया है कि भैया हम लोग आपके हस्तक्षेप को किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं देने वाले। और चीन ने साथ साथ बोला है कि दलाई लामा का जो पद है, देखिए इस बात को यहां पे जानना बहुत जरूरी है, वो कह रहा है कि ये गोल्डन अर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके पद को सिलेक्ट करेंगे। गोल्डन अर्न क्या है ये भी आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है। चाइनीज सरकार क्या करना चाहती है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, इसका फैसला भारत की धर्मशाला में बैठे हुए बुद्धिस्ट मोंग नहीं लेंगे, बल्कि तिब्बत के अंदर बैठे हुए बुद्धिस्ट मोंग लेंगे जो चाइनीज सरकार के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। यानी कि वो बुद्धिस्ट मोंग जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट सरकार के सपोर्टर हैं, वो इस बात का फैसला लेंगे। और फैसला भी कैसे होगा कि लकी ड्रॉ सिस्टम होगा, कुछ पर्चियां डाली जाएंगी, रैंडमली उसमें से कुछ पर्चियां उठाई जाएंगी और उसमें माना जाएगा कि भैया इसी व्यक्ति के अंदर दलाई लामा का जो आत्मा प्रवेश करिए वो इसी व्यक्ति के अंदर करिए, बच्चे के अंदर करिए, और उसको फिर हम लोग यहाँ पर नया दलाई लामा बनाना चाहते हैं। ये चीन का ऐसा मानना है, वो गोल्डन अर्न के द्वारा यानी कि लकी ड्रॉ सिस्टम के द्वारा दलाई लामा जैसे पद को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं। इस पे आपकी क्या राय है दोस्तों, इसके बारे में एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।